उत्तराखंड से संबंधित अध्ययन के संदर्भ में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उत्तराखंड की संस्कृति पर। उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है और पर्वतीय राज्य होने के कारण ही इसकी भौगोलिक परिस्थितियां, आर्थिक परिस्थितियां मैदानी राज्यों से भिन्न रही हैं। इसी कारण इस राज्य का अलग राज्य के रूप में गठन किया गया। यहाँ की संस्कृति मैदानी भागों की अपेक्षा कई मायनों में भिन्नता रखती है। इसका कारण है यहाँ का पर्वतीय क्षेत्र, उच्च हिमालयी क्षेत्र से जुड़ा होना और साथ ही साथ यहाँ की भौगोलिक और प्राकृतिक परिस्थितियाँ यहाँ की संस्कृति को प्रभावित करती हैं। उत्तराखंड की संस्कृति को जानने से पूर्व हम संस्कृति का अर्थ जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत बार यह होता है कि हम लोग शाब्दिक अर्थ न ज्ञात होने के कारण किसी भी शब्द का सही अर्थ और उसकी सही अवधारणा को नहीं समझ पाते हैं। संस्कृत जो शब्द है उसका उद्भव सम उपसर्ग के साथ क्री धातु लगाने से हुआ है और इस तरह संस्कृति शब्द परिमार्जित या परिष्कृत करने के भाव का सूचक है। अर्थात संस्कृति का अर्थ है संस्कारित करना, उसको परिमार्जित और उसको परिशुद्ध या उसको शुद्ध करना, उसको परिष्कृत करना। इसी तरह संस्कृत जो शब्द है संस्कृत, उसका अर्थ भी यही होता है कि जो परिष्कृत है और शिष्ट है। अर्थात संस्कृत शब्द का जो अर्थ है वह भी कहीं न कहीं परिमार्जन या परिष्कार के अतिरिक्त शिष्टता एवं सौजन्य आदि विशिष्टता रखने वाले अर्थों का समावेश इन शब्दों में या संस्कृत शब्द में होता है। हम कह सकते हैं कि संस्कृत शब्द अपने आप में परिमार्जन, परिष्कार, शिष्टता, सौजन्यता, विशिष्टता जो होती है, इन शब्दों के अर्थों को अपने में समाहित करते चलता है। इस प्रकार संस्कृति शब्द मनुष्य की जो सहज प्रवृत्तियां होती हैं, जो नैसर्गिक शक्तियां होती हैं, उनका जब हम परिष्कार करते हैं, यह संस्कृत के द्वारा ही इन शक्तियों का परिष्कार होता है और इन्हीं शक्तियों के परिष्कार का द्योतक है संस्कृत शब्द, जिससे साहित्यिक, कलात्मक, राजनीतिक तथा वैज्ञानिक क्षेत्रों में उन्नति होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि संस्कृति से मानव समाज के साहित्यिक, कलात्मक, राजनीतिक तथा वैज्ञानिक पक्षों में निरंतर उन्नति होती है। विद्वानों ने जो संस्कृति शब्द की परिभाषा दी है या संस्कृति की जो परिभाषा दी है, उनमें वासुदेव शरण अग्रवाल लिखते हैं कि संस्कृति वह है जो सूक्ष्म एवं स्थूल मन एवं कर्म, अध्यात्म जीवन एवं प्रत्यक्ष जीवन, इन सब का कल्याण करती है, वही संस्कृति है। मैथ्यू आर्नोल्ड का मानना है कि किसी समाज तथा राष्ट्र की श्रेष्ठतम उपलब्धियां संस्कृति कहलाती हैं। अब उत्तराखंड की जो संस्कृति है, अगर हम उसके संदर्भ में अध्ययन करें, उसका अवलोकन करें, तो हम पाते हैं कि उत्तराखंड की जो संस्कृति है उसकी झलक यहाँ के सामान्य जनजीवन, यहाँ की धार्मिक स्थिति, यहाँ के सामाजिक क्रियाकलाप, यहाँ की जो अन्य सामाजिक संस्थाएं हैं, जो अन्य व्यवहार में जो चीज़ें आती हैं, उनमें हमें यहाँ की संस्कृति की झलक मिलती है। जैसे मैंने अभी संस्कृत शब्द के अर्थ को
स्पष्ट करते हुए कहा था कि संस्कृति जो है परिष्कार करने का, या संस्कृति हमें परिष्कृत या संस्कारित करती है। तो किस तरह उत्तराखंड में विभिन्न क्षेत्रों में जो संस्कृति से जुड़े हुए हैं उनमें परिष्कार हुआ है, उन क्षेत्रों में परिष्कार हुआ है और वो परिष्कृत होकर उनका जो स्वरूप हमारे समक्ष आया है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे, जिससे हम समझ पाएंगे कि उत्तराखंड की संस्कृति किस तरह की है। उत्तराखंड के सामान्य जीवन में अगर हम झांकें तो हम पाते हैं कि उत्तराखंड जो क्षेत्र है भौगोलिक दृष्टि से पर्वतीय क्षेत्र है। यहाँ की आर्थिकी अगर हम कुछ वर्ष पूर्व पे अगर दृष्टिपात करें तो हम पाते हैं कि कृषि व्यवस्था और पशुपालन ही यहाँ की आर्थिकी के मुख्य स्रोत रहे हैं। इसलिए यहाँ की संस्कृति पर इनका प्रभाव पड़ा है। यहाँ की जो पशुपालन व्यवस्था है या यहाँ की जो कृषि व्यवस्था है, निश्चित ही इसका प्रभाव यहाँ की संस्कृति पर पड़ा है। और इसका प्रभाव हम इस रूप में देखते हैं कि उत्तराखंड का जनजीवन प्रातः दैनिक कार्यों से निवृत्त होते ही जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं और कई परिवारों में जो पुरुष हैं, उनका सर्वप्रथम कार्य होता है गौ, या हम कह सकते हैं पशु सेवा, क्योंकि पशु उनके लिए बहुत उपयोगी हैं। इस कारण गौ सेवा या हम पशु सेवा जो कह रहे हैं कि ये यहीं से उत्तराखंड के आम जनमानस का जनजीवन या दैनिक जीवन प्रारंभ होता है। दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर सर्वप्रथम महिलाएं गौशाला जाती हैं, वहाँ गोबर साफ करती हैं, जो दुधारू पशु हैं उनका दूध दुहती हैं, पशुओं को घास चारा देती हैं, और इस तरह पशु सेवा या गौ सेवा से उनका दैनिक जीवन प्रारंभ होता है। यही कारण है कि उत्तराखंड की संस्कृति में या हमें कहीं भारत की संस्कृति में गौमूत्र, गोबर, दूध, दही जो पंचगव्य हैं इनका बहुत महत्व है। और आज की जो स्थिति है उसमें ये वैज्ञानिक तथ्यों से भी सिद्ध हो चुका है कि ये चीज़ें हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक हैं। तो इस तरह गौ सेवा या हमें कहें गाय से संबंधित जो जीवन आरंभ होता है, तो गौ सेवा उत्तराखंड की संस्कृति का एक प्रमुख अंग रहा है। और इसका परिष्कृत रूप यही है कि उत्तराखंड के गांवों में आज भी परिवार के लिए यह प्रमुख एक बिंदु है कि उनके पास गौशाला हो और गौशाला में अवश्य ही पशु हों। परिवार का अर्थ ही वही है कि उनके पास खेती योग्य कुछ जमीन हो, खेती करते हों, उनके पास गौशाला में कुछ पशु हों, तभी हम उसको एक परिवार या एक हम ये कह सकते हैं कि एक वास्तविक अर्थों में वो परिवार कहलाता है। उत्तराखंड की संस्कृति में कर्म की प्रधानता है। शारीरिक श्रम जिसको हम कहते हैं, शारीरिक श्रम करना उत्तराखंड की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण अंग रहा है। उत्तराखंड के समाज में जो भी विभिन्न वर्णों के लोग हैं या विभिन्न वर्गों के लोग हैं, सभी किसी न किसी रूप में जिन पेशों से या जिन व्यवसायों से जुड़े हुए हैं, उन व्यवसायों के प्रति उनमें कर्म की भावना, उसमें समर्पण की भावना और उस व्यवसाय को ऊंचाइयों तक पहुंचाने की भावना व्याप्त रही है। यही कारण है कि आज़ादी से पहले या हम कहें कुछ वर्षों पूर्व यहाँ जो विभिन्न व्यवसाय थे, जो विभिन्न शिल्प थे, उन शिल्पों ने अपने क्षेत्रों में विशिष्ट उन्नति की थी। अब धीरे धीरे इसका प्रभाव समाज पर ये पड़ रहा है कि अब जब से ये औद्योगिकरण हुआ और आज़ादी के बाद तमाम जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक विकास हुआ, उसका परिणाम यह हुआ कि स्थानीय शिल्प का महत्व धीरे धीरे कम होने लगा। परंतु फिर भी आज भी उत्तराखंड में जो भी व्यक्ति जिस व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, उसके प्रति उसमें सम्मान का भाव रहता है और वो प्रतिदिन अपने व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास करता है। जो कृषक हैं वे कृषि के क्षेत्र में अपना कृषि कार्य करते हैं,
जो शिल्प प्रधान है वो अपने शिल्पों के प्रति अपना शिल्प का कार्य करते हैं। यद्यपि इसमें अब कुछ परिवर्तन आया है, परंतु हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड में निठल्ले लोगों को सम्मान प्राप्त नहीं था। एक कहावत भी है कि कार्य करते समय उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में एक कहावत प्रचलित थी कि काम के समय घर में जो है अगर कोई व्यक्ति मृत्यु कहते हैं उसको पड़ाव शरीर को भी व्यक्ति जो है बर्दाश्त नहीं करता है, इसलिए कहते हैं घर मुँह मरियो मुर्दा भी कामा समय निश्चय। अर्थात ये अपेक्षा होती है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना काम करे, अपना दायित्व पूरा करे। समाज के प्रति भी उत्तराखंड की संस्कृति में एक उत्तरदायित्व माना जाता है। आज जब हम देखते हैं कि समाज में व्यक्ति अपने स्वार्थ से इतना बन गया है, इतना स्वार्थी हो गया है कि उसको अपने स्वहित के अलावा कुछ और नजर आता ही नहीं है। ऐसी स्थिति में उत्तराखंड की संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता रही है कि गांवों में किसी भी कार्य के लिए या किसी भी समस्या के लिए मिल बैठकर चर्चा की जाती थी और उस पर चर्चा करके उसका हल निकालने का प्रयास किया जाता था। पहले उत्तराखंड में शाम के समय गांव जो बड़े बूढ़े होते थे वो आपस में बैठकर एक स्थान पर बैठकर विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करते थे। भले ही वो साथ में बैठकर हुक्का पी रहे हों या चाय पी रहे हों, लेकिन बैठ के निश्चित ही शाम को एक बार अवश्य मिलते थे और दिन भर के क्रियाकलापों पर, दिन भर की समस्याओं पर, आगामी समस्याओं पर चर्चा अवश्य करते थे। साथ ही साथ उत्तराखंड में सामूहिक रूप से मिलजुल कर कार्य करने की भी एक प्रथा या एक कार्य प्रणाली रही है। जैसे कि उत्तराखंड में रोपाई, गोबर डालना ऐसे कार्य मिलजुल कर सामूहिक रूप से किए जाते थे। इसी में एक जो रिवाज रहा है पंचघेता कहते हैं कि माना किसी परिवार के कई खेत हैं और उन खेतों में गोबर डालना है, तो वो परिवार क्या करता था कि गांव के प्रत्येक परिवार से एक एक व्यक्ति को बुलाकर और सुबह एक एक कंडी या एक एक जो हम कहेंगे एक बार गोबर जो एक एक बर्तन जो कंडी कहते हैं उनको, एक एक कंडी गोबर उनके खेतों में डाला जाता था। इसको कहते हैं पंचघेता। या माना किसी के घर को बनाना है और घर के निर्माण के लिए पठाल पत्थर की जो स्लेटें होती हैं उनको कहीं दूर स्थान से लाना है, तो उसको भी पंचघेता मानी प्रत्येक परिवार का एक एक सदस्य एक एक पठाल एक एक स्लेट ले आता था। ये प्रथा अब भी कई ग्रामों में जीवित है और कई ग्रामों में इसको धीरे धीरे भुला दिया जा रहा है। तो इस तरह इस सामूहिक कार्य करने का एक जो ये पद्धति थी पंचघेता, ये भी यहाँ की कार्य संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है। इसी तरह पड़याल, रोपाई के समय उत्तराखंड के गांवों में जब रोपाई की जाती है तो उस समय कई व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। अगर किसी परिवार में एक दो सदस्य हैं तो रोपाई के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए उस दिन जिस दिन किसी परिवार के खेतों की रोपाई है तो वो उसको अगर 8-10 व्यक्ति कार्य के लिए चाहिए तो इसके लिए वो पहले दूसरे के परिवारों का सहयोग करता था और बदले में वो फिर उनका सहयोग करते थे। इसको कहते थे पड़याल। इसी तरह श्रमदान, उत्तराखंड के गांवों में सामूहिक कार्यों को संपादित करने की एक प्रणाली रही है श्रमदान। आज तो गांव में यह स्थिति है कि हर कार्य के लिए लोग या समाज सरकार की ओर मोहताज है, सरकार पर निर्भर है। परंतु पहले जैसे कहीं पर रास्ता बनाना है, कहीं तालाब बनाना है, कहीं पर पानी के स्रोत को ठीक करना है, तो इसके लिए गांव के लोग मिलकर के श्रमदान मानी सामूहिक रूप से कार्य करते थे और इस तरह उस कार्य को पूरा संपादित कर देते थे। इसी प्रकार गांव में विवाह समारोह को संपन्न करने के लिए या किसी का प्रीति भोज या किसी का ब्रह्म भोज है, इन सब का आयोजन गांव के सभी लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी होती थी। यह कार्य केवल उस व्यक्ति का अकेला नहीं होता था। ऐसा माना जाता था कि यह सार्वजनिक कार्य है, इसलिए सबका योगदान करना इसमें आवश्यक है और प्रत्येक व्यक्ति अपना नैतिक दायित्व समझकर इसमें प्रतिभाग करता था, पूरा सहयोग करता था। अब भी गांव में ये प्रथा
विद्यमान है, लेकिन अब जो शहरी संस्कृति गाँव में जो उसका प्रभाव बढ़ रहा है, इस कारण धीरे धीरे ये चीज़ें समाज में विलुप्त हो जा रही हैं। जन्म के समय पड़ोसियों का, गाँव वासियों का यह जिम्मा होता था कि वह उस प्रसूता को अच्छा भोजन उपलब्ध कराने में सहयोग करें, इसलिए जिन घरों में दूध घी की व्यवस्था होती थी वो अपनी ओर से प्रसूता को अच्छी पकवान या अच्छी वस्तुएं उपलब्ध कराने का प्रयास करते थे। मृत्यु के समय किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। आज भी गांव के लोग अगर कहीं मृत्यु हुई तो उसके दाह संस्कार के लिए स्वयं आगे बढ़कर उसके दाह संस्कार का सारा प्रबंध करते हैं और यह समाज की सामूहिक जिम्मेदारी समझी जाती है। तो इस तरह जो सामूहिकता का भाव है, ये उत्तराखंड की संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि सभी लोग बिना कहे, बिना उनसे कोई निवेदन किए, उनको बोले हुए, अपने स्वविवेक से जो संस्कार पहले से उनमें विकसित हैं, उन संस्कारों के तहत वो स्वयं ही आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर ऐसे कार्यों का संपादन मिलजुल कर करते हैं। इसी तरह उत्तराखंड में धार्मिक उत्सव, मेलों या त्योहारों का भी संपादन आपस में मिलजुल कर किया जाता है। इन त्योहारों में जैसे जो भी पकवान तैयार किए जाते हैं, और जिन घरों में अगर कहीं किसी कारणवश किसी की मृतक हो जाने पर या सूतक हो जाने पर वो उस त्योहार को नहीं मना पा रहे हैं, तो पड़ोसी उन घरों में पकवान भेजकर उनको भी अपनी खुशी में शामिल करते हैं। और इस तरह सामूहिक रूप से खुशी को व्यक्त करने के लिए विभिन्न त्योहारों पर, जैसे दीपावली या अन्य जो अवसर होते हैं, उनमें झुमेलो, थड़िया, चौफला आदि नृत्य कर और गाना, शादी लोकगीत गाकर अपनी खुशी को व्यक्त करते हैं। उत्तराखंड की संस्कृति में यद्यपि ये संपूर्ण भारत की, हमें कहीं विश्व में ही कहीं ये नहीं कहा गया होगा कि बड़ों का आदर न करो, लेकिन बड़ों का आदर करने के लिए कुछ उसको जो और परिष्कृत किया गया है, तो उसमें उत्तराखंड में एक रिवाज है या एक प्रथा रही है कि ससुर, जेठ या इनका नाम नहीं लिया जाता है। यद्यपि भारत में भी हम देखते हैं कि पति का नाम या किसी का नाम लेने में महिलाओं को ये उनका नाम नहीं लेती हैं। ये हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये हमारी पिछड़ेपन के कारण है। यह इसलिए है कि इससे हम अपने बड़ों के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं, उनके सामने शिष्टता से बात करते हैं, नीची निगाह होकर के उनका एक सम्मान देते हैं। ये नहीं कि हम उनको प्रताड़ित कर रहे हैं बहू को, लेकिन ये अपेक्षा की जाती है छोटों से कि वो बड़ों के सामने सम्मान पूर्वक उनको सम्मान दे और उनके सम्मान को बरकरार रखते हुए उनसे बात करें। इसी तरह उत्तराखंड में जो गाँव में जो सामाजिक क्रियाकलाप या हमें कहीं धार्मिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है, संक्रांति के अवसर पर गाँव में ओजी द्वारा नौबत बजाई जाती थी। ओजी का अर्थ होता ढोल वादक, तो वो नौबत बजाता था संक्रांति के दिन, जिससे यह स्पष्ट हो जाता था कि आज गाँव में संक्रांति है। और साथ ही साथ संक्रांति के दिन लोग अपने इष्ट देवता, अपने कुल देवताओं का पूजन भी करते थे। और इस तरह संक्रांति पर गाँव में अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता का पूजन करना, यह भी उत्तराखंड की संस्कृति का एक हिस्सा रहा है। इसके अतिरिक्त विभिन्न अवसरों पर पांडव, बगड़वाल या नाग, इनका नृत्य सामूहिक रूप से गाँव में किया जाता है। पांडवों का महत्व उत्तराखंड में बहुत महत्व है और लगभग सभी गाँवों में विभिन्न अवसरों पर या वर्ष में 3-4 वर्षों में या 5 वर्षों में पांडव लीला का आयोजन किया जाता है। और पांडवों को देवता उनका अवतरण मान करके, किसी व्यक्ति पे उनका अवतरण मान करके, उनकी जो भी लौकिक उनका जीवन था उसको संपादित कर पांडव लीला की जाती है। इसी तरह बगड़वाल, जो कि श्रीनगर में जो राजा मानसा जो हुए, इनके जो भड़ थे, एक योद्धा थे बगड़वाल, उनकी स्मृति में भी बगड़वाल नृत्य किया जाता है। और जो उत्तराखंड की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि उत्तराखंड में आम जनमानस में यह धारणा है कि जो ये देवता, जैसे पांडव हैं, बगड़वाल हैं, नाग हैं या कोई भी देवता हैं, ये व्यक्ति पर अवतरित होते हैं, अर्थात इनकी आत्मा व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर जाती है और फिर वो व्यक्ति उसी स्वरूप में, उसी देवता की तरह व्यवहार करता है
और इस तरह एक देवता अवतरण का जो ये देवता अवतरण की जो अवधारणा है वो उत्तराखंड में लगभग संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में या संपूर्ण उत्तराखंड में यह अवधारणा व्याप्त है कि देवता जो है किसी मनुष्य पर अवतरित होता है, उसकी आत्मा उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है और वह व्यक्ति फिर उसी रूप में व्यवहार करता है। इसी तरह जो उत्तराखंड में हम देखते हैं कि भूत नृत्य, अगर किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो गई तो वो ऐसा माना जाता है कि वह अपने किसी सगे पर जो है उसकी आत्मा प्रवेश करती है और वह उसी की तरह क्रियाकलाप करने लगता है, इसको कहते हैं भूत। और इस तरह उस आत्मा को जो भटक रही है उस आत्मा को शांत करने के लिए उसको भूत के रूप में नचाया जाता है। और इसी तरह जो है विभिन्न तरीकों से उत्तराखंड में देवताओं का अवतरण माना जाता है। और इसी तरह भूत नृत्य की तरह ही एड़ी, आछड़ी, बनदेव, नृसिंह, इनको भी नचाया जाता है। समाज में इनको भी इनकी नचाने का या इनके नृत्य का आयोजन किया जाता है। उत्तराखंड की जो संस्कृति के अंतर्गत भाषा एवं बोली का भी महत्वपूर्ण योगदान है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है भाषा और बोली को समझने में और संस्कृति को व्यक्त करने में। उत्तराखंड में 2 मंडल हैं, गढ़वाल तथा कुमाऊं मंडल, और इन दोनों मंडलों की जो बोली है उनमें गढ़वाली और कुमाऊनी कहा जाता है। यद्यपि इन दोनों बोलियों में बहुत समानता है, केवल शब्दों के उच्चारण में अंतर के कारण थोड़ा सा इनमें भिन्नता पाई जाती है, परंतु जो इनकी बोली है वह बोली भी हमारी उत्तराखंड की संस्कृति को अलग पहचान देती है। और अगर हम उस बोली का गहराई से अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि उसमें कई ठेठ संस्कृत के शब्द हैं, जिसे हम कुसुंडा कहते हैं। तो कुसुंडा जो है ये संस्कृत का शब्द है बर्तन धोने के लिए, जो हम जिसका प्रयोग करते हैं उसको कुसुंडा कहते हैं ये हमारी गढ़वाली बोली में। और यही कुसुंडा लगभग मिलता जुलता शब्द जो है संस्कृत में भी प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह हम ऐसे कई शब्दों को पाते हैं जो सीधे ही संस्कृत से लिए गए हैं। तो यहाँ की भाषा बोली का भी यहाँ की संस्कृति पर प्रभाव पड़ा है। और क्षेत्रीयता के हिसाब से हम पाते हैं कि उच्चारण में जो स्थानीय बोली का जो उच्चारण है वो विभिन्न उच्चारण में विभिन्न भावों को व्यक्त करती है। अगर हम कहें क अर्थात कौजय माने कहाँ गया, तो इस तरह एक ही शब्द के हम कह सकते हैं कि उसको बोलने का जो हमारा उच्चारण करने का जो तरीका है वो विभिन्न भाव व्यक्त करता है। इसको मैं और स्पष्ट करना चाहूँगा बाद में यदि आवश्यकता पड़ी तो। ऐसे ही जो उत्तराखंड में प्रचलित रीति रिवाज हैं उन रीति रिवाजों का भी संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कि उत्तराखंड में जो बेटी जब ससुराल जाती है तो उसको प्रत्येक त्योहार या शुभ अवसर पर मायके बुलाने का रिवाज है, ये प्रथा है। और जैसे ही बेटी उसके ससुराल में उसके बच्चे हो जाते हैं या उसका अपना परिवार बढ़ जाता है, धीरे धीरे ये चीज़ें कम हो जाती हैं, लेकिन प्रारंभ में यह अपेक्षा की जाती है, यह प्रथा रही है कि बेटी को प्रति त्योहार प्रत्येक शुभ अवसर पर मायके बुलाया जाए। साथ ही साथ उसको वर्ष में 2 बार जो मुख्य फसलें हैं उसके अवसर पर, या हमें कह सकते हैं वर्ष में 2 बार उसे अवश्य ही भेंट इत्यादि दी जाने का भी रिवाज रहा है। और ऐसे ही चैत के महीने उसको भिटुली देना, उसको समोन अर्थात उसको स्मृति के रूप में कुछ चीजें देना, ये भी प्रथा हमारे यहाँ रही है। और इसी प्रकार चैती मनाना कि जब भी किसी भी लड़की की शादी होती थी तो वह जो है जब ससुराल में रहती थी तो चैत के महीने में जो उसके मायके पक्ष के और जो ढोल वादक होते थे वो आ जाते थे और चैती गीत गा करके उसकी खुद अर्थात उसकी याद को, मायके की याद को कम करने का प्रयास करते थे, जिसे हम चैती कहते हैं। और इस तरह हम पाते हैं कि उत्तराखंड की संस्कृति पर जो है विभिन्न तरह से जो प्रभाव है वह विभिन्न रूपों में हमें उसकी झलक मिलती है।
उत्तराखंड में जैसे मैंने कहा कि विभिन्न जो अवयव हैं संस्कृति के, उनको परिष्कृत किया गया है। जैसे उत्तराखंड में संयुक्त परिवार प्रथा रही है। यद्यपि संयुक्त परिवार प्रथा भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता है, परंतु इस संयुक्त परिवार प्रथा को उत्तराखंड में परिष्कृत कर इसमें कई अवयव जोड़े गए हैं। जैसे उत्तराखंड में संयुक्त परिवार में बड़े भाई को अगर जब भाई, पहले तो ये प्रयास किया जाता है कि संयुक्त परिवार अलग टुकड़ों में न बटे, संयुक्त रहें, लेकिन जब कई बार परिवार बहुत बड़ा हो जाता है तो उसका विभाजन हो जाता है। तो परिवार के विभाजन के समय, बंटवारे के समय एक प्रथा और ये है कि जो बड़ा भाई है उसको अलग से जेठौरी या जेठुंडा के रूप में, अर्थात उसके बड़े होने के रूप में उसके लिए संपत्ति का कुछ हिस्सा अलग से दिया जाता था, जिसे जेठौरी या जेठुंडा कहते हैं। यह इसलिए कि ऐसा माना जाता है कि, या ऐसा माना जाता था कि उत्तराखंड का जो जनजीवन है, जो सामाजिक जीवन है, जो दैनिक जीवन है, उसमें बड़े को कई कष्ट उठाने पड़ते थे। जब वो बड़ा हो गया तो उसको अपने भाइयों की देखभाल करना, अपने परिवार के लिए कमाना, और इस कारण उसके योगदान को देखते हुए उसको अलग से उसे संपत्ति का कुछ हिस्सा, एक खेत या किसी भवन का एक कमरा, इस तरह उसको जेठौरी या जेठुंडा के रूप में दिया जाता था। यह हमारी संस्कृति का परिष्कृत रूप इसलिए है कि उस बड़े के योगदान का हम सम्मान कर रहे हैं। दूसरा, इसी तरह संयुक्त परिवार में यह माना जाता था कि जो मुखिया है वह जो वरिष्ठ वयोवृद्ध व्यक्ति है उसको मुखिया माना जाता था, और अन्य सभी का यह एक नैतिक कर्तव्य होता था कि उसकी बात माने, उसकी बात कही अनुसार उसका सम्मान करें। तो इस तरह उत्तराखंड में जो संस्कृति प्रचलित रही है उसमें ये तमाम बिंदु हम पाते हैं। ऐसे ही उत्तराखंड की संस्कृति में विभिन्न अवसरों पर कुल पुरोहित, औजी, लोहार आदि जो व्यक्ति जो विभिन्न सेवाओं से जुड़े हैं या विभिन्न कार्यों से या विभिन्न धार्मिक कृत्यों से जुड़े हुए हैं, उनको भी समाज में, या हमें कहें उनका समाज में विशिष्ट महत्व रहा है। और इस तरह उत्तराखंड की संस्कृति एक परिष्कृत रूप में, अपने आवश्यकता के अनुसार परिष्कृत रूप में हमारे समक्ष आती है। यह भी उत्तराखंड में परंपरा रही है कि बच्चों को संस्कारित करने के लिए पहले, यद्यपि यह प्रथा संपूर्ण भारत में रही है कि दादा दादी या नाना नानी बच्चों को कहानियां सुनाते थे और उन कहानियों के द्वारा उनमें अच्छे गुणों का विकास करने का प्रयास करते थे। इसलिए हम पाते हैं कि विभिन्न संस्कृतियों की तरह उत्तराखंड की संस्कृति में भी ऐसी कई सांस्कृतिक कथाएं प्रचलित रही हैं जिन्हें दादा दादी या नाना नानी बच्चों को सुनाते थे और उनमें सामाजिक या सांस्कृतिक गुणों का विकास करते थे। तो इस तरह हम उत्तराखंड की संस्कृति को समझने का प्रयास करते हैं। यद्यपि हम उत्तराखंड के खान पान, रहन सहन पर अलग से चर्चा करेंगे, परंतु हम इन बिंदुओं के अंतर्गत उत्तराखंड की संस्कृति को समझने का प्रयास कर सकते हैं।